प्राकृत मैथिली संबंध अप्राकृतिक विशेषता। प्राकृत मैथिली अर्थात किस तरह से भारतीय आर्य भाषाओं का प्राकृत से अपभ्रंश, अपभ्रंश से अवहट फिर मैथिली का जन्म होता है। उसी में प्राकृत का संबंध किस तरह से मैथिली से है और प्राकृत की विशेषता क्या है और प्राकृत की ऐसी कौन सी बात जो मैथिली तक हम उस परिवर्तन को देखते आ रहे हैं। इसे ही प्राकृत मैथिली संबंध अप्राकृतिक विशेषता कहल जाती है। इसी को हम इस टॉपिक में पढ़ेंगे। प्राकृत प्राचीन भारतीय आर्य भाषा संस्कृतक वर्चस्व काल में विस्तृत क्रम में लगभग 500 ईसा पूर्वक लगीच विभिन्न प्रदेश में जनभाषा के रूप में अस्तित्व में आयल आ लगभग 1500 साल धरि विभिन्न चरण में विकसित भेल। प्राकृत प्राचीन भारतीय आर्य भाषा अर्थात भारतीय आर्य भाषा को भी काल के आधार पर 3 भाग में बांटते हैं। प्राचीन भारतीय आर्य भाषा, मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा और नवीन नव भारतीय आर्य भाषा। तो प्राचीन भारतीय यानी भारतीय आर्य भाषा के सबसे प्रथम काल जो संस्कृत का वर्चस्व काल था, जब आर्य लोग आए तो यहाँ पर लौकिक संस्कृत, मौखिक संस्कृत, वैदिक संस्कृत जैसे भाषाओं को पाए जाते थे। इसी क्रम में 500 ईसा पूर्व के आसपास विभिन्न प्रदेश में जनभाषा रूप में प्राकृत का जन्म होता है लौकिक संस्कृत के बाद, और 1500 साल धरि यह विकसित भेल, यानी 1500 साल तक इसका विकास अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग प्रारूप में होता रहता है। विद्वान लोकन प्राकृतिक विकास के 3 चरण में बंटने छथिन: प्राचीन प्राकृत, मध्यकालीन प्राकृत व अंतिम प्राकृत व अपभ्रंश। यानी प्राकृत को अभी जो बताया कि 3 काल है कि प्राचीन का प्राकृत, मध्यकालीन का प्राकृत और अंतिम प्राकृत। जब नवीन प्राकृत आया तो उसमें भी कन्वर्ट अपभ्रंश में हो जाता है। तो प्राचीन प्राकृतिक काल 500 ईसा पूर्व से प्रथम ईसा पूर्व धरि मानल जाइत अछि। जकरा अंतर्गत पाली भाषा, ये वही काल है जो गौतम बुद्ध और महावीर जैन का काल है, जिसकी पाली भाषा ही बौद्ध जन की भाषा है। तो इसी काल में पाली भाषा शिलालेखी प्राकृत के राखल जाइत अछि। मध्यकालीन प्राकृत व नवीन प्राकृत सबसँ विकसित आ विस्तृत प्राकृत मानल जाइत अछि। एकर काल प्रायः प्रथम ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व धरि मानल जाइत अछि। फिर मध्यकालीन प्राकृत कब है? 500 ईसा पूर्व से प्रथम ईसा पूर्व से 500 ईस्वी धरि। और प्राचीन प्राकृत का काल कौन सा है? 500 ईसा पूर्व से प्रथम ईसा ईस्वी धरि। एहि काल में प्राकृतिक विस्तार के देखैत 5 प्रकारक प्राकृतक कल्पना करै छथिन: उदिच प्राकृत, उत्तर का प्राकृत, दक्षिणार्थ प्राकृत, दक्षिण का प्राकृत, प्राच्य प्राकृत, पूर्व का प्राकृत। इसी प्राकृत से मैथिली का जन्म होता है। प्रतीच प्राकृत, पश्चिम का प्राकृत और मध्य देशीय प्राकृत अर्थात मध्य भारत का प्राकृत। प्राकृतक एहि विस्तार काल तक प्राच्य प्राकृत प्रदेश में पुनः एकटा विभाजनक संकल्पना कयल जाइत अछि: मागधी आ अर्धमागधी। हम लोग देखे हैं किस तरह महामहों उमेश में से ग्रियर्सन, सुनीति कुमार चटर्जी, इन सब ने प्राकृत को अपने अलग अलग चार्ट देते हैं। उसी चार्ट में जो प्राकृतिक का विभाजन जब होता है तो मागधी प्रदेश और अर्धमागधी 2 क्षेत्र में होता है, जाहि में से मागधी शाखा से मैथिलीक उद्भव होइत अछि। पुनः 300 से 500 ईस्वी बीच प्रत्येक प्राकृत प्रदेश में जनभाषा के रूप में अपभ्रंशक उत्पत्ति होइत अछि। अब अपभ्रंश की उत्पत्ति कब है? सबसे अंतिम प्राकृत के काल 300 से 500 ईसा पूर्व के बीच इसी अपभ्रंश की उत्पत्ति होता है। यही अपभ्रंश लगभग 1000 ईस्वी धरि नभा सभक उत्पत्तिक आधार बनल और यही अपभ्रंश से नव भारतीय आर्य भाषा यानी वर्तमान की भाषाओं सबका इसी अपभ्रंश से भाषाओं का जन्म होता है। अब ये प्राकृत की कुछ विशेषता है। प्राकृत की विशेषता हमने पढ़े ना, पूछते हैं कि प्राकृत की विशेषता क्या है। तो प्राकृत की विशेषता यही है, क्योंकि संस्कृत के काल के बाद प्राकृत का काल आता है, तो इसमें संस्कृत में जो री का स्थान पर प्राकृत में अ ई उवक प्रयोग होने लागल। संस्कृत में वृषवा, प्राकृत में वसु, संस्कृत में तृणम, प्राकृत में तीन, संस्कृत में कृत, प्राकृत में कदो और संस्कृत में मृग और प्राकृत में मृग। हम यहाँ पर देख रहे हैं किस तरह से सरलता होता जा रहा है। संस्कृत में कितना कठिन है वृषवा
और प्राकृत में बुस हो। तो यही है कि एक विद्वत जन और आम जन की जो बीच भाषाओं का आदान प्रदान होता रहता है, तो आम जन की किस तरह प्राकृत जो संस्कृत के बाद नवीन भाषा थी उसमें किस तरह से आसानी आता जा रहा है। त्रिणम को कितना कठिन है लिखना, लेकिन तीन कर दिया सीधे प्राकृत में। कृत संस्कृत में कृत लिखते थे, उसे प्राकृत में कदो लिख दिया। संस्कृत में मृग लिखते थे, उसे प्राकृत में मिग लिख दिया। इसी तरीके से दूसरा संयुक्त व्यंजन में प्राकृत में एकटा व्यंजन दोसर व्यंजनक अंग बन गए। अब संस्कृत में रक्त लिखते थे, लेकिन प्राकृत में रक्त हो गया। नाम रूपावली आ धातु रूपावली में सरलता आबि गेल आ प्रत्येक नाम आ धातु सब में एके वर्गक विभक्ति ए लगेबाक प्रवृत्ति शुरू भ गेल। अर्थात ए लगे नाम धातु रूपावली हर चीज में सरलता आता गया। प्रत्येक नाम आ धातु सब में एके वर्गक विभक्ति ए लगेबाक, जो उससे पहले कितने सारे विभक्ति लगते थे, लेकिन अब ए ही विभक्ति बच गया। नवा अवैत अवैत अर्थात नव भारतीय आर्य भाषा आते आते यह प्रवृत्ति दृढ़ नियम बन गई। कारक विभक्ति सबक बदला में प्रसर्ग लगेबाक प्रयोग शुरू भेल, जे आगू मैथिली में आ बांग्ला सन भाषा में सेहो भेटैत अछि। प्रभा के तीन वचन प्राचीन प्राकृतक भाषा पाली में सर्वप्रथम दू गोट वचन में बदलल छल, जे आइयो नभाक भाषा सब में हुबहु प्रयोग कयल जाइत अछि। प्रभाग तीन लिंगक स्थान पर दूटा लिंगक प्रयोग प्राकृत में शुरू भेल छल। मैथिली छोड़ि आन भाषा सब में ई प्रवृत्ति भेटैत अछि। जतऽ धरि प्राकृत संग मैथिलीक संबंध प्रश्न होयबाक संबंध अछि, ओतहि प्राच्य प्राकृत के मागधी कुलक भाषा मानल जाइत अछि। तें मागधी कुलक विशेषता सबके आगू प्रचलित देखैत एकर संबंध प्रमाणित हो। तो हमने प्राकृत की विशेषता क्या सब देखी कि संस्कृत के रियक स्थान पर प्राकृत में अ ई उक प्रयोग होबे लागल। संस्कृत संयुक्त व्यंजन में प्राकृत में एकटा व्यंजन दोसर व्यंजनक अंग बन गेल। एग्जाम्पल यह हो गया रक्त रक्त। नाम रूपावली और धातु रूपावली में सरलता आबि गेल। कतेको विभक्ति सबके बदला ए लगेबाक विभक्ति शुरू भेल और नवा अबैत अबैत यह प्रवृत्ति दृढ़ नियम बन गेल। कारक विभक्ति सबक बदला में प्रसर्ग लगेबाक प्रयोग शुरू भेल, जे आगू मैथिली आ बांग्ला सन भाषा में सेहो भेटैत अछि। और प्रभा के अर्थात प्राचीन भारतीय आर्य भाषा के तीन वचन प्राकृतक भाषा पाली में सर्वप्रथम दू गोट वचन में बदलल छल, से आइयो नव भारतीय आर्य भाषा सब में हुबहु प्रयोग कयल जाइत अछि। प्रभाग तीन लिंगक स्थान पर दूटा लिंगक प्रयोग प्रभा अर्थात प्राचीन भारतीय आर्य भाषा में तीन लिंग के प्रयोग होते थे, जो कि अब दो लिंग ही प्राकृत में शुरू हो गया। और मैथिली छोड़ आन भाषा सब में प्रवृत्ति भेटैत अछि। मैथिली में तीनों लिंग मिलता है, लेकिन दूसरे भाषा सब में दो ही लिंग मिलता है। जतो दर प्राकृत संग मैथिली संबंध प्रश्न होते। अब यहाँ पर प्राकृत का मैथिली का संबंध कैसा है, तो फिर ऐसे ही एग्जाम्पल देके समझेंगे किस तरह से प्राकृत में जो परिवर्तन शुरू हुआ वो मैथिली तक आ रहा है। इससे संबंध होता है कि प्राकृत और मैथिली के बीच कैसा संबंध है। अब यही संबंध हम मागधी कुल में जब प्राकृत को रखना औचित है या अनुचित, तो उस समय भी यही उदाहरण सब देते हैं, और यहाँ पर भी हम सेम वही उदाहरण को लिखेंगे। जैसे मागधी प्राकृत सो संस्कृतक शब्दक लोक बदला लोक प्रयोग भेल, यही हमने मागधी कुल में पढ़े थे। तो संस्कृत में राजा राजन और यहाँ पुरुष चोर के बदला मागधी प्राकृत में लौ के उपयोग रो के बदला लाजा पुलसे चोले। मागधी अपभ्रंश में फिर से वही संस्कृत जैसे राजा पुरुषो चोर, और मैथिली में फिर से वही मागधी अपभ्रंश जैसे ही राजा पुरुष चोर। संस्कृत में दंत सौ मूर्धन सौक स्थान पर मागधी प्राकृत में सर्वथा तालब सौक प्रयोग होने लागल। मुदा मागधी अपभ्रंश में मूर्धन सौ आ मैथिली में प्राकृत जखा यथा स्थान सौक प्रयोग भेल। जेना संस्कृत में विष पुरुष स, मागधी प्राकृत में विष पुलिसे से, मागधी अपभ्रंश में विष पुरुषो से और मैथिली में विष पुरुष से। संस्कृत में जो आजवक बदला यो आ योयक प्रयोग मागधी प्राकृत में देखल लेल भेटैत अछि, जे आगू चल कऽ मागधी अपभ्रंश आ मैथिली में स्वतंत्र स्वरूप ग्रहण करैत अछि। जेना संस्कृत में जानाति अद्य, मागधी प्राकृत में यानादि अय, मागधी अपभ्रंश में जन्नाति अय और मैथिली में जानैत और आय। इस तरह से हमने देखा कि किस तरह से मैथिली का प्राकृत से संबंध है,
जो प्राकृतिक का परिवर्तन था वो अपभ्रंश से होते हुए मैथिली तक जाता है। और वही फिर दूसरे भाषा समय फिर ये प्राकृत की विशेषता देखें कि प्राकृत की विशेषता कैसे संस्कृत कोई कठिनताओं से सरलता की ओर जाते हुए प्राकृत का अपना एक अलग विशेषता है जो संस्कृत के बाद आसानी से जनभाषा के रूप में उपयोग किया जाता है। तो इससे प्राकृत मैथिली का संबंध हमने देखा वो 5 उदाहरण से के माध्यम से और प्राकृत की विशेषता को पढ़ा।